हे जंकीस, कैसे हो आप सब। अगर आप OnePlus Nord CE लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जब OnePlus Nord CE रिलीज हुआ था तब मुझे लगा ये ओरिजिनल वाला OnePlus Nord है, उसका सक्सेसर है, लेकिन इस बार OnePlus ने काफी अच्छा काम करा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसकी प्राइस को कम कर दिया है। एक अपग्रेड दिया लेकिन प्राइस को कम कर दिया। लेकिन अगर मैं सही मायने में देखूं तो इसका जो नाम CE है वो है कोर वर्जन, मतलब ये OnePlus Nord का एक छोटा वर्जन है। एक तो OnePlus Nord वैसे ही OnePlus का एक छोटा वर्जन था, अब उसका भी एक छोटा वर्जन, तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई। और देखा जाए तो OnePlus Nord CE में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भी नहीं। इनिशियली मुझे लगा था कि जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है उसमें कुछ दम होगा, लेकिन माना कि उसमें नया सेंसर है, माना कि उसका रेजोल्यूशन जो है वो भी काफी अच्छा है, लेकिन ओवरऑल जो कैमरे की परफॉर्मेंस है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे। हालांकि 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करा, मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि 1 घंटे के लिए मुझे इस्तेमाल करने को मिला था, मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया। मतलब कैमरा में जो पोस्ट प्रोसेसिंग होती है ना, उसमें भी ये इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा कि मैं इसको रिकमेंड भी कर सकूं। बाकी अगर डिस्प्ले की बात करें वो भी सेम है, बैटरी वगैरह भी सेम है, ओवरऑल कॉम्पैक्ट फैक्टर जो है वो भी सेम है। फ्रंट में 2 कैमरास थे, उसको एक में कर दिया गया, 765 से 750 पर आ गए, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज डाउनग्रेडेड है। अब अगर मैं आपको कुछ 750G प्रोसेसर वाले फोन्स के Antutu स्कोर्स को दिखाऊं तो OnePlus Nord CE का स्कोर निकल कर आता है 388906, MI 10i का निकल कर आता है 351232 और Samsung A52 का निकल कर आता है 324086। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से OnePlus Nord CE Antutu स्कोर में सबसे आगे है। इसका मतलब रियल लाइफ में ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था क्योंकि इसका CPU परफॉर्मेंस ज्यादा है। लेकिन क्या आपको याद है कुछ टाइम पहले OnePlus 5 के साथ क्या हुआ था, या फिर OnePlus 3T के साथ क्या हुआ था? OnePlus ने क्या किया था, Antutu स्कोर्स को अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्वीक करवाया था। कैसे? देखो, सिंपल सा प्रोसेस है। ये सिर्फ OnePlus ने नहीं, पहले Samsung वगैरह ने भी करवा रखा है, लेकिन एक बार Samsung ने करवाया था, उसके बाद इसने OnePlus ने 3T के साथ करवाया, दोनों पकड़े गए, उसके बाद बंद कर दिया गया। लेकिन OnePlus ने OnePlus 5 के साथ दोबारा करा, फिर पकड़ा गया, फिर उसने बंद कर दिया। अब शायद यहाँ पर भी वो चीज करी गई है। कैसे? यहाँ पर देखो, जब भी हम बेंचमार्क टेस्टिंग करते हैं तो वो एप्लीकेशन जो है वो क्या देखता है, आपके प्रोसेसर को चलाता है, आपके स्टोरेज को चलाता है, रैम को चलाता है, उसकी फुल पोटेंशियल पर। यहाँ पर OnePlus क्या करता है, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी फाइल, अपने उसके जो कोड लिखा होता है उसमें जो सॉफ्टवेयर है OxygenOS, उसके कोड में ऐसी फाइल रन करवा देता है कि जब जैसे ही फोन को ये पता चले कि उसके ऊपर Antutu स्कोर रन करा जा रहा है तो उसकी जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो तो फुल पोटेंशियल पे चलती है, लेकिन जो बाकी नॉन परफॉर्मिंग जो एफिशिएंसी कोर्स हैं वो भी अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पर चलने लग जाती हैं। जबकि नॉर्मल फोन, मतलब अगर ये कोड नहीं लिखा रहेगा तो आपकी जो एफिशिएंसी कोर्स हैं वो फुल पोटेंशियल पे नहीं चलेंगी, वो थोड़ा कम चलेंगी। तो इसकी वजह से जो CPU का सबसे हाई एंड वाला कोर है, जो सबसे तगड़ा परफॉर्म करने वाला कोर है, वो तो सबसे ऊपर जा ही रहा है, साथ ही साथ एफिशिएंसी कोर्स भी ऊपर जा रही है। तो ओवरऑल इससे जो आपका स्कोर है बेंचमार्क का वो बढ़ जाता है। तो OnePlus ने पहले भी ऐसा कर रखा है और शायद अब भी OnePlus या मैं कहूँ Oppo ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे OnePlus Nord CE का स्कोर सबसे ज्यादा हाई है, लेकिन क्या ये रियल लाइफ में भी इतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है? लेकिन अगर आप ऐसे यूजर है जिसने OnePlus के कुछ और फोन यूज किए, उन्हें पता लग जाएगा क्लियर कि इसका OxygenOS का एक्सपीरियंस भी अलग हो जाता है। लेकिन इसके अंदर ना जो चीजें, छोटी छोटी चीजें, जो रैम है, UFS 2.1 स्टोरेज, LPDDR4X रैम, Snapdragon 750G, ये चीजें जब डाउन होती है ना तो UI का परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लैग। Sometimes apps take a lot of time to open, and most of the time gestures do not work for me the way they are supposed to. So most of the time when I try to go to home screen, it takes me to the recent apps. There is another thing for which you may not buy the OnePlus Nord CE, and that's gaming performance. Day-to-day life usage is once again not up to the mark, not up to OnePlus's standards. अब यहाँ पर देखें तो बेंचमार्क कुछ और कह रहा है, रियल लाइफ में कुछ और हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि बेंचमार्क स्कोर्स पर कभी भी आपको जज नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर आपका ये सवाल हो सकता है कि भैया ये बताओ कि OnePlus जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू चलो बेंचमार्क बढ़ा रहा है, लेकिन अगर वो बेंचमार्क जब बढ़ाता है, मतलब फ्रीक्वेंसी मैंने बता रखा है कि अगर गीगाहर्ट्ज में इतना बढ़ोतरी होती है, हीटिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो यहाँ पर इसमें हीटिंग क्यों नहीं बढ़ रही?
तो भाई बढ़ रही होती है, लेकिन जब आप बेंचमार्क स्कोर चलाते हो तो आपका CPU मैक्सिमम कितने टाइम तक चलता है? मैक्स टू मैक्स 40-50 सेकंड या 1 मिनट तक। इसमें आपको कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं सारा का सारा अपना अजम्पशन बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ऐसा करा गया हो, क्योंकि जितनी भी चीजें हमें दिख रही हैं उसका प्रैक्टिकल जो रीजन निकल कर आ रहा है मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है। तो इसकी वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स में से एक है 750G स्नैपड्रैगन का जो ये प्रोसेसर है। सबके अंदर एक कॉमन चीज तो देखी गई है कि इन सब में स्टटरिंग हो रही है, सब में कहीं ना कहीं जिटर है, सबका UI कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्नैपड्रैगन ने जो ये प्रोसेसर बनाया है ये ही इतने अच्छे से एंड्रॉइड के साथ ऑप्टिमाइज नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज पॉसिबिलिटी है कि 750G, मैंने आपको बताया है कि जब प्रोसेसर बनाए जाते हैं तो उसमें कुछ प्रोसेसर्स ऐसे होते हैं जो आप जितनी क्लॉक स्पीड चाहते हो उतनी क्लॉक स्पीड के बनते हैं। उसी प्लेट में से, उसी कलेक्शन ऑफ प्रोसेसर्स में से कुछ ऐसे बन जाते हैं जिनकी क्लॉक स्पीड आपने जितनी चाही थी उससे ज्यादा हो जाती है, और कुछ ऐसे निकलते हैं जिनकी कम हो जाती है। अगर कम वाले ज्यादा क्वांटिटी में निकल जाते हैं तो स्नैपड्रैगन क्या करता है, उसको किसी दूसरे नाम से लोअर एंड वाले CPU की तरह बेच देता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली यील्डिंग की वजह से जो कॉस्ट है वो भी कम होनी चाहिए। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि कम यील्डिंग वाला, जिसमें मतलब परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी ना निकल रही हो, वो 750G को इस नॉड के अंदर इस्तेमाल करा गया हो, क्योंकि यहाँ पर दबा के कॉस्ट कटिंग करी गई है, दबा के। बिल्ड क्वालिटी ले लो, यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी ले लो या फिर कैमरा का ऑप्टिमाइजेशन ले लो, क्योंकि मेहनत तो बिल्कुल ही नहीं करी गई इस फ़ोन के अंदर। अब अगर ये फ़ोन 20,000 19,000 के नीचे आता तब मेरे बात कुछ और रहती, लेकिन अभी ये फ़ोन करंटली 22,000 23,000 के प्राइस रेंज में आ रहा है। इस प्राइस रेंज में तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप OnePlus Nord CE की तरफ जाओ। इसी के साथ एक रीज़न ये भी हो सकता है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले ये वाली वीडियो देख कर आओ, उसके बाद आपको ये वाला पॉइंट समझ में आएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो चलो एक बार को ठीक है, लेकिन गेमिंग तो ऐसी है जो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। There is another thing for which you may not buy the OnePlus Nord CE, and that's gaming performance. I was actually surprised. I have literally never used a OnePlus phone which does not perform good in gaming. It's at least mediocre. I was getting like 30 FPS on smooth ultra setting, which is supposed to give you 40 FPS setting. Forget 60 FPS. Even on 40 FPS setting, it is not performing good. गेमिंग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? उसका रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर यूज़ करी गई हो एक स्लो रैम। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया ही है कि किस तरीके से शॉर्टेज चल रही है सिलिकॉन की, किस तरीके से कंपनी स्लो स्पीड वाली रैम बना रही हैं। तो यहाँ पर मे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पर भी कॉस्ट कटिंग करी गई हो और उसकी वजह से स्लो सस्ती रैम यहाँ पर डाली गई हो जो इसके CPU को बॉटलनेक कर रहा हो और ओवरऑल आपका जो गेमिंग परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर ये इतना ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं डाल रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो PC गेम्स होते हैं उनको बहुत बड़ा डेटा चाहिए होता है, बहुत जल्दी चाहिए होता है और उनकी FPS भी ज़्यादा होती है। यहाँ पर मोबाइल के अंदर हमें 60 FPS में ही गेम खेलना होता है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर जो स्लो रैम थी, यहाँ पर जो स्लो रैम है ये कुछ ज़्यादा ही स्लो हो। क्या हो गया? तो मेरे हिसाब से जितने भी पॉइंट्स थे मैंने उम्मीद है अपनी तरफ से पूरा जस्टिफाई करने की कोशिश करी होगी। आपको क्या लगता है कि OnePlus Nord CE क्यों इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा? 750G एक रीज़न है जो कि वैलिड है। MIUI ले लो या Samsung UI ले लो, वो तो थोड़ा हैवी स्किन है, वहाँ पर स्टटर करना बनता है। लेकिन Oxygen OS ये तो बहुत लाइट है, यहाँ पर भी स्टटरिंग हो रही है, परफॉर्मेंस में इतना ड्रॉप मिल रहा है, ये बात थोड़ी एक्सेप्ट करनी मुश्किल हो रही है। तो पर्सनली मेरा रिकमेंडेशन यही है कि इस फ़ोन को आप स्किप ही करो। OnePlus Nord नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है, उसके लिए वेट करो। बस ओप्पो यहाँ पर अलर्ट स्लाइडर को ना निकाल दे OnePlus Nord में से। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।